हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारी सेकंड क्लास, जो कि आपकी रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने जो है डिस्कस करी थी इसमें कल, ठीक है। लास्ट टाइम वाले अगर क्लास आपने नहीं देखे तो उसको ज़रूर से एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका जो पूरा चैप्टर रिवाइज है एक तरीके से हो जाता है, ठीक है, विद इन हाफ एन आवर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो रेडी हो सभी? चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट, ये जो लाइट दिख रही है अपने को फोटोन से बनी है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बात यहाँ तक, ठीक। इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। इसकी जो स्पीड है वैक्यूम में वो किस के मतलब किस फॉर्मूले से यहाँ पे गिवन होगी। चलिए, ये हमने डिस्कस मतलब नहीं की थी, ये वाली चीज़ रह गई थी हमारी। चलिए में ही बता देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? स्पीड ऑफ लाइट की। अगर स्पीड देखें वैक्यूम के अंदर तो ये होती है c इज इक्वल टू अंडर द रूट ओ 1/√, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये आती है आपके पास स्पीड। और ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया था? क्योंकि हमें पता है, क्या पता है? कुछ भी नहीं पता है ना। देखो हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइन होते हैं, तब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। तो दोनों को मर्ज आउट करके यहाँ से c इज इक्वल टू E/B, ये भी एक रिलेशन आता है, यहीं से ये डिराइव हुआ था। ठीक है, ये चीज कहाँ से आई है? यहाँ से, E/B से। एंड दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय मार्कोनी, नहीं मैक्सवेल। ठीक है, किसने बताया था? ये मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे। मैक्सवेल ने जो है यहाँ पे 5 इक्वेशन दी है। फर्स्ट जो इक्वेशन है गोज लाइन इलेक्ट्रोस्टैट, सेकंड जो है अपने पास गोज लाइन मैग्नेटोस्टैट, और थर्ड जो है फैराडे लॉ ऑफ EMI, फोर्थ जो है एम्पियर सर्कुलर लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ या मैक्सवेल एम्पी चलिए मैं बता ही देती हूँ इसको। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि मैक्सवेल ने ही ये फॉर्मूला जो है आपका ड्राइव किया था यहाँ से। देखिए फर्स्ट यहाँ पे हो गया आपके पास गोज लॉ, गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर ये जो गोज लॉ है ये क्या कहता है? गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट सेज दैट कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड क्या है लूप है या एक क्लोज्ड सरफेस है, गोजियन सरफेस है, उसमें अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, एंड दैट इज कम्स आउट टू बी Q/ε0 टाइम्स, क्या आएगा वो? Q/ε टाइम्स आएगा। यानी कि इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, closed surface integration of electric field intensity is equal to 1/ε0 times of total charge enclosed by the surface. This is the Gauss line electrostatic. ठीक है, and this is your first equation, or we can say first Maxwell's equation. ठीक है, दूसरी यहाँ पे क्या बनेगी? दूसरी बनेगी Gauss law in magnetostat. Gauss law in magnetostat. एंड Gauss law in magnetostat क्या कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू 0। क्या कहता है ये कि जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, कौन सा? सरफेस इंटीग्रेशन, एंड दैट इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और ये यहाँ पे इसका जो सिग्निफिकेंस है, जिसको इसने जो है सारे के सिग्निफिकेंस यूज किए थे एक तरीके से, है ना। तो जो गोज लॉ है इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मोनोपोल्स, इट सिग्निफाई दैट monopoles are not exist या monopole doesn't exist। जो मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, किसके केस में? मैग्नेटिक के केस। ठीक है, मैग्नेट जो है अलग अलग पोल, यानी कि नॉर्थ पोल अकेला, साउथ पोल अकेला हमें नहीं मिलेगा कभी भी, एंड दैट इज कम्स आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन। दैट इज अगर हम क्लोज्ड लूप के अंदर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस में देखेंगे तो टोटल जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है जितनी नॉर्थ से निकलेंगी उतनी ही साउथ पे क्या हो जाएंगी? अक्यूमुलेट हो जाएंगी। एक बात और यहाँ से हमें पता है कि ये क्लोज्ड लूप बनाती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होंगी, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, साउथ पे जाएंगी, फिर साउथ से अंदर अंदर क्या होगा? मैग्नेट के अंदर साउथ से कहाँ होंगी? नॉर्थ की तरफ होंगी।
तो ये क्लोज्ड लूप बनाते हैं, बाहर कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें नहीं मिलेगी। दैट्स वाई वहाँ पे उसका जो सरफेस इंटीग्रेशन है टोटल क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, टोटल 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड इक्वेशन की अगर बात करते हैं यहाँ से, इसी पे लिख दूँ, है ना। ओके जी, थर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास फिर, हाँ जी, थर्ड इक्वेशन इज फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। अब याद करो कल वाली क्लास। ठीक है, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एप्लीकेशन है बेसिकली। पूरी जो हमने चारों यूनिट पढ़ी है पीछे वाली, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा आपने, अगर याद है तो फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, दिस इज इन मैग्नेटोस्टैट यानी कि थर्ड यूनिट में पढ़ा होगा। और फिर ये वाली जो चीज़ है ये किस में पढ़ी थी, फोर्थ यूनिट में, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जहाँ पे पढ़ा था। तो वहाँ पे क्या आया था कि ई जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या जो फैराडे लॉ की जो थी इक्वेशन, डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डायरेक्ट बन गया था, ये वी की ई की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए, फोर्थ जो इक्वेशन थी दैट इज एम्पियर सर्कुटल लॉ, को बोलते हैं मोडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये क्या बताता है एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये यहाँ पे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रेशन देखते हैं क्लोज लूप पे, वो किसके इक्वल आएगा, वो यहाँ पे आएगा आपका पास म्यू नॉट आई के टाइम आई के इक्वल आएगा, म्यू नॉट आई के इक्वल आएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये तो टर्म आ ही रही थी, इसके साथ में एक और टर्म आ रही थी एंड दैट इज इक्वल टू, इसके साथ में मतलब प्लस हो रही थी। ये तो एम्पियर सर्कुटल लॉ था यहाँ तक, जो इसमें एडिशन में आ रहा था वो मैक्सवेल ने बताया था, इसीलिए इसका नाम हो गया था मैं मोडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ। आ गया भाई। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये आपके पास बनी थी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फिफ्थ अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ इक्वेशन यहाँ पे क्या थी आपके पास, दैट इज लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है उन दोनों को कंबाइन करता है। दैट इज टोटल फोर्स जो लगेगी एफ इज इक्वल टू एफ सी, ओहो, एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी लगती है, एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है दैट इज क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड में जो लगती है क्यू वी बी। क्यू वी बी साइन थीटा था, मैक्सिमम साइन थीटा लेंगे साइन 90, थीटा 90, थीटा 90 साइन 90 कितना होगा 1, दैट्स वाई यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जो टोटल फोर्स आएगी ना वो कितनी आएगी, दैट इज क्यू ई प्लस क्यू बी बी। आई बात समझ में। ठीक है, ये है मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये इस तरीके से होता है, ये यहाँ से कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एल इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा आपको डी फाइव बाई डी वी बाई डी टी, इस तरीके से, है ना। अदरवाइज ये इक्वेशन ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है आपकी ये कंफर्म है, राइट। ठीक है, ये जो पांचों इक्वेशन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सिग्निफिकेंस भी आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर मैं फाउंडेशन वाले कोर्स की बात करूँ तो उसमें ये पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक टर्म आती है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, ये वाला जब आप पढ़ोगे ना, ये जो है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये वाली चीज, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, आई डी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ये क्या होता है, कहाँ से आया, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको बुक में मिलेगी। ठीक है, वो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी के मतलब पढ़ने के बाद कोई कन्फ्यूजन आती है देन यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, नोट कर दो इसको फटाफट से, जो पांचों इक्वेशन यहाँ पे लिखी है हमने, एंड थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि मैंने जो है स्क्रीनशॉट इसका लेके रख दिया एंड काम हो गया। ठीक है, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट लेके रख दिया वो वहीं पे रखा रहेगा आपका, आप उसको कभी खोल के भी नहीं देखने वाले। ठीक है ना, कभी रिवाइज भी नहीं करोगे, ये नहीं होगा कि हाँ आज ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ जी अब इससे रिवाइज करते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, किसी के साथ नहीं होता, इवन मैं एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम एक बार हाथ से उसको लिख के देख लें, और ताकि लिखने के बाद जो है वो थोड़ा सा हमें दिमाग में भी जो है चला जाए। ठीक है ना, चलिए, तो लिख लिया करो चीज़ें जो है यहाँ पे जो आपको बताई जा रही है। ओके।
हाँ जी, नोट हो गया? नोट कर लिया या रहता है? जल्दी बताओ, जल्दी करो भाई थोड़ा। साथ में आप लोगों ने लिख ली इनकी सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्या क्या मतलब जो इक्वेशन हमने यहाँ 5 लिख दी, तो कैसे क्या चीज़ें सिग्निफाई यहाँ पे हो रही है, जैसे कि मैंने इसका सिग्निफिकेंस बताया, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस अगर लिखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट कर रही है, यानी कि एक को चेंज करेंगे दूसरा हमारे पास क्या है, हमने को मतलब इंड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। इसकी अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करते हैं तो करंट बन रहा है वहाँ पे, यानी कि अपोजिट टू दैट, ठीक है। इसमें अगर लिखेंगे तो टोटल फोर्स जो है वो हमारे पास क्या होगी, दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रही है। अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में होगा तो उसके ऊपर सिर्फ ये वाली पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर हमारे पास पार्टिकल किसमें है, मोशन में है, तो दोनों ही फोर्स लगेगी। वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा फिर आगे कि जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के मतलब किसी भी डिग्री एंगल पे हो सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फिर उसकी जो अपने पास ट्रेजेक्ट्री आएगी वो भी आपको पता, ठीक है। चीज़ें बहुत सारी हैं इसके साथ लिंक, बट यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जाना है, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन बेसिकली हम कर रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ से मैक्सवेल ने इन सभी का यूज़ करके, देखो उस टाइम की खास बात ये थी कि जैसे अब अपने पास क्या है, सिमुलेशंस मतलब जमाना है ना। भी हम इनपुट डालते हैं, कुछ भी हमारे पास आउटपुट आ जाता है ना, विद इन सेकेंड। सुपर कंप्यूटर्स हम यूज़ करने लग गया कैलकुलेशन के लिए। तो कितना भी चाहे मेरे पास टिपिकल डाटा हो, कितनी भी मतलब एक तरीके से ज़बरदस्त इक्वेशन हो जो कि हाथ से सॉल्व नहीं हो रही जैसे, ठीक है, तो बाय यूजिंग द सिमुलेशन वी कैन सॉल्व इट इजीली, है ना, विद इन सेकेंड हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और ये जो है बड़ी बात थी बहुत ज़्यादा कि मैक्सवेल ने बाय हैंड कैलकुलेट कर दी थी क्या, स्पीड ऑफ लाइट, एंड दैट स्पीड ऑफ लाइट इज कम्स आउट टू बी 1/μ0 एप्सिलॉन अंडर द रूट ऑफ μ0 एप्सिलॉन, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। और यहीं से ये वैल्यू आई थी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। आज के टाइम में भी जो है, आज के टाइम में तो क्या है, इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत टिपिकल था ये चीज़ निकाल बाय यूजिंग हैंड एंड पेन एंड पेपर, ठीक है। पेन एंड पेपर से इन्होंने ये जो चीज़ें हैं सोल्व आउट कर ली थी। अब आप समझ सकते हो कि किस लेवल की इनकी अंडरस्टैंडिंग रही होगी, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पीड जो है वैक्यूम में कितनी होगी, तो 1/√ε0 ये यहाँ पे है 1/μ0 एप्सिलॉन, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट रहेगा। अब ये जो μ0 है, एप्सिलॉन है, इनका तो पता ही होगा। μ0 क्या है आपके पास, दैट इज मैग्नेटिक परमिटिविटी, एंड व्हाट इज एप्सिलॉन, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी μ0 है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यहाँ पे भी डिफरेंस है, ठीक है। वेरिएशन तो सभी जगह है, ओके। ये पेज पूरा का पूरा क्लियर है या नहीं है सभी को, पूरा का पूरा ये वाला पेज क्लियर है या, ठीक है, ओके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कहाँ गया भाई, ये द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। विजिबल की जो रेंज है, विजिबल लाइट की या विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ की रेंज है वो कहाँ से कहाँ है। कल वाली क्लास में मैंने इसको बताया था कि अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ जनरली लाई करती है कहाँ से, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे किसमें है, एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में भी मैंने वैल्यू बताई थी वहाँ पे। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 अगर मीटर में मतलब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी होगी, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि थ्योरी जो है बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडिएशन इन द सनलाइट काज हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही हैं सारी की सारी सन से एब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है, सन से जो है निकल रही हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं अर्थ पे, लेकिन वहाँ से ऑटोमेटिकली हमारे पास आ भी रही है। तो ये कह रहा है कि सन से जो रेडिएशन आ रही है उसमें से हीट काज कौन सी करती है, हीटिंग इफेक्ट किसका आता है, क्या वो अल्ट्रावायलेट का होता है, इंफ्रारेड का होता है, विजिबल का होता है, या ऑल ऑफ दीज का। ठीक है, अगर ये विजिबल का हो रहा होता तो यहाँ पे तो अब तक गर्मी हो जानी चाहिए थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। विजिबल का नहीं होता, विजिबल का नहीं होता, ऑल ऑफ दीज आएगा नहीं। इंफ्रा या यूवी,
हाँ जी, इंफ्रा या यूवी, इंफ्रारेड, वेरी गुड। क्या होगा? इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट कौन सी देंगी? आईआर रेडिएशन देंगी, एंड आईआर रेडिएशन आर यूज्ड फॉर द फर्नेंसेस और फॉर द हीट पर्पस, है ना, हीट पर्पस के लिए जो है, जैसे कि मस्कुलर थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन। और जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये क्या है? ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है इससे। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन। The speed of electromagnetic wave in vacuum depends upon the source of radiation. Increase करेगी as we move from gamma ray to radio wave. Decrease करेगी as we move from gamma, ये y नहीं है, gamma है, gamma rays to radio wave. या सेम रहेगी सभी के लिए, या कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इनकी स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट? दैट इज सी। सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यही होता है। ठीक है, तो ये क्या होगी मेरे पास? सी की जो है वैल्यू रहेगी। ये सी वैक्यूम में कहीं पे भी चेंज नहीं करेगा, आइदर हम सोर्स को कहीं पे रखें, आइदर हम खुद कहीं पे हो। ठीक है, ऑब्जर्वर कहीं पे हो, सोर्स कहीं पे हो, लेकिन स्पीड वेरी नहीं करेगी विद इन द सेम मीडियम। वैक्यूम में स्पीड वेरी नहीं करेगी, दैट इज इट इज सेम फॉर ऑल। क्या होगी? सेम होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लिस्ट वेवलेंथ? इनमें से लिस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? गामा रेडिएशन या गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज या एक्स रेज? इस क्वेश्चन से पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी है? कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये बताओ मुझे पहले, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के हैं और 2 ऑप्शन कुछ और है। बताओ। हाँ जी, ईएम वेव, मैंने स्पेक्ट्रा बताया था आपको। ठीक है, ईएम वेव यहाँ से कौन सी है? गामा रेज है एंड एक्स रेज है। बीटा रेज है ही नहीं, बीटा रेज हमने नहीं पढ़ी थी, अल्फा रेज भी हमने नहीं पढ़ी थी। बीटा रेज क्या है? बेसिकली स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम जा रही है, बीटा रेज बोल दिया उसको। या फिर अल्फा पार्टिकल्स, जैसे कि हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल की बीम जा रहे हैं, उसको अल्फा रेज बोल दिया। दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिकॉज दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है 8th चैप्टर, वो या हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स जो बनते हैं, या फिर न्यूक्लियर फीजन फ्यूजन आपने सुना होगा, है ना, न्यूक्लियर फीजन होता है, तो वहाँ पे अल्फा डीके भी होता है, बीटा डीके भी होता है, गामा डीके भी होता है। तो वहाँ पे जो रेडिएशन निकलती है ना, ये वो वाली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट करेंगे। अब यहाँ से क्या पूछा है? लिस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ याद करो वो पेज। ठीक है, इसी में होगा आई थिंक। हाँ जी, क्या दिख रहा है यहाँ पे? लिस्ट वेवलेंथ किसकी है? वेवलेंथ, वेव की लेंथ यही थी। ठीक है, सबसे कम किसकी है? गामा की। सबसे कम किसकी है? आपकी गामा की। ठीक है, चलिए क्या आंसर आ जाएगा? गामा रेज। ठीक है, गामा रेज की वेवलेंथ लिस्ट होगी और फ्रीक्वेंसी जो है हाईएस्ट होगी और ग्रेटेस्ट होगी, एनर्जी भी इसकी क्या होगी? हाईएस्ट, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? यही क्वेश्चन आ गया जो अभी पीछे मैंने पूछा था कि इसमें से कौन सी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है? ये बी नहीं है, बीटा है। ठीक है, अब तो आंसर ही पता चल गया होगा, आंसर ही पता चल गया होगा। ठीक है, कि क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसने पूछा है कि नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो बीटा रेज होती है ये क्या है? स्ट्रीम है ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? स्ट्रीम है, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्टेड वे में किसी की तरफ जा रही है, तो जो वहाँ पे रेज बन रही है, कैथोड रे आपने सुना होगा, कैथोड रे बीटा रेज ही होते हैं। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम। ठीक है, कॉस्मिक रेज भी हमने नहीं पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, ये होती कौन सी है फिर? कॉस्मिक, गामा रेज और एक्स रेज हमने पढ़ा था। ठीक है, ये जो कॉस्मिक रेज है, कॉस्मिक जो कॉस्मोस वर्ड से आया है, कॉस्मिक रेज। ठीक है, यानी कि कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स के अंदर जो है मतलब कि यूनिवर्स समझते हो? ठीक है, पूरा पूरा ब्रह्मांड, और ऊपर जो हमारे पास क्लैसियस बॉडीज हैं, जैसे कि जो जैसे कि अपने पास प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड हो गए, ठीक है, या गैलेक्सी हो गई,
और दूसरे यूनिवर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज अनएक्सप्लोरेबल एरिया। तो वहाँ पे क्या है कि जो रेडिएशन चल रही है, रेडिएशन जो वहाँ से आ रही है या एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन हो रही है, उनको बोला जाता है कॉस्मिक रेज। दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है, राइट, ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन इज फाउंड इन, ओजोन कौन से स्फीयर में मिलती है, हाँ जी, स्ट्रेटो, आयनोस्फीयर, मिजोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर। आयनोस्फीयर में हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, जिसने कम्युनिकेशन वाली क्लासेस देखी है वो हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, सैटेलाइटिक कम्युनिकेशन होता है, स्पेस पे कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। मिजोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर या फिर स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड दैट ओजोन लेयर इज O3, ये क्या है, O3 यानी कि कंबाइंड फॉर्म है ऑक्सीजन की, और O3 क्या करती है अपने को, किससे प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर किससे प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेडिएशन से, ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड या दिस इज प्रोटेक्ट, दिस लेयर protect us from UV रेज। अब इसके बारे में एक चीज़ बताती हूँ मैं यहाँ पे आपको, हमने ये सुना है कि ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे, जो मतलब अर्थ है, जैसे ये अर्थ है मान लो, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये है अर्थ का एनवायरनमेंट जिसको हम एटमोसफियर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमोसफियर बोल रहे हैं। इस एटमोसफियर के अंदर क्या है, यहाँ पे हीट बढ़ रही है, हीट ट्रैप होती जा रही है, मतलब ट्रैप हो रही है इसके अंदर, ठीक है ना, जैसे कुछ गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, उनकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है इसका बढ़ता जा रहा है, मतलब हीट अप होता जा रहा है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, वो ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, क्या हो रही है, ओजोन लेयर, ये मान लो ओजोन लेयर है, ये हो रही है डिप्लीट, डिप्लीट होने का मतलब क्या है, ये खत्म होती जा रही है, ठीक है। अब आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि यहाँ पे इस लेयर में होल हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये है ओजोन लेयर जो है, इसके अंदर होल्स हो रहे हैं। होल का मतलब क्या है, क्या यहाँ पे ऐसा मतलब कि ये जो है प्रॉपर होल हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे जो मतलब रह रही होगी जनरेशन या जो भी मतलब स्पीसीज होगी यहाँ पे, उनके ऊपर डायरेक्ट यूवी रेज आएंगी, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ रह जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि होल का मतलब वहाँ पे बिल्कुल ही खाली हो गया वो, क्यों, क्योंकि ये क्या है, O3, ये ओजोन जो है ना, ये क्या है, गैस है, और गैस में आप होल कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि गैस में होल हो ही नहीं सकता है ना, पानी में ही नहीं कर सकते तो गैस में तो कहाँ ही होगा, ओके, क्यों, क्योंकि ना उसकी वॉल्यूम फिक्स, ना उसका एरिया फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं होता, वो क्या है, जितना स्पेस मिलेगा उतने में फैल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मान लो जहाँ पे भी जो ये होल वाली बात होती है, वहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यानी कि इसकी जो थिकनेस पहले जो इतनी थी, और भाई पहले जो थिकनेस इतनी थी, अब वो थिकनेस थोड़ी सी कम होगी, थिकनेस कम होती जा रही है, मतलब वो थिन होती जा रही है, और थिन होगी तो उतना ही वो क्या है वहाँ पे, मतलब उनको ट्रांसफर कर देगी या ट्रांसमिट कर देगी, किसको, यूवी रेडिएशन, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये एक दिमाग में ये चीज़ मत रखना कि होल हो रहा है इसका मतलब डायरेक्ट वहाँ पे सिस्टम ही मतलब खत्म हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं, राइट। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर, ओके। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल विद ए वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती हैं, क्या इनकी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी साउंड के बराबर होती है, लाइट के बराबर होती है, या लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होती है, या नन ऑफ दीज, क्या होगा यहाँ पे आंसर, आंसर करो, क्या आएगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू, यस, electromagnetic wave travel with the speed of light equal to speed of light and that equal to c and that equal to, यस, इतनी बार लिख देंगे इसको, ये तो मतलब आपको नींद में भी अगर कोई पूछ लेगा ना तब भी याद रहेगा, ठीक है, सी की जो स्पीड है कोई नहीं बोल सकता। अच्छा जी, स्पीड ऑफ साउंड यहाँ से पूछो तो कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू लाइट इज वेरी स्मॉल, कितनी होगी, दैट इज 332, एक तो ये
हाँ कितनी होगी, 332 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी होती है, 332 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से चलती है साउंड। तो इसके कंपैरिजन में वो बहुत कम है। अब आपको लग रहा होगा ये तो मीटर में है, वो किलोमीटर में लिख दी, तो किलोमीटर में लिख लो, कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ है ना, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तीन ही तो कंबाइन करनी है। इसको अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, ये है जी 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है लाइट, 332 किलोमीटर एक सेकंड में चलती है साउंड वेव। 3 लाख कहाँ पे है, 332 कहाँ पे है, कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दे आर मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर। कोई भी वैल्यू पूछ सकता है इन तीनों में से, तो तीनों ही ध्यान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक करट्टा मार लिया और बात खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, समझ में आ रहा है, कुछ जा रहा है अंदर, है ना। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, ये क्या पूछ लिया, ओजोन लेयर जो है वो किसको एब्जॉर्ब करती है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता होगा, है ना। किसको एब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रावायलेट को। किसको, यूवी रेडिएशन जिनको बोला जाता है, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बता चुके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट इसका मतलब एनर्जी हाईएस्ट, एनर्जी हाईएस्ट इसका मतलब वेवलेंथ लिस्ट, और वेवलेंथ लिस्ट किसकी होती है, गामा रेज की होती है। ठीक है, दोनों मिलेंगे, रेडियो भी मिलेगी, गामा भी मिलेगी, कॉर्नर वाली दोनों मिलेंगी, बट दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये वाली फिगर आप ध्यान रखना, मतलब ये वाला जो हमने पैटर्न यहाँ पे बनाया था ये ध्यान रखना। ठीक है, इस कॉर्नर पे आपके रेडियो वेव होगी, उस कॉर्नर पे आपकी गामा रेज होंगी, और यहाँ पे बोलोगे कि लिस्ट वेवलेंथ होगी, इसकी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, और यहाँ पे क्या होगा, इसकी ग्रेटेस्ट, ये क्या कर दिया भाई, इसकी जो है ग्रेटेस्ट क्या होगी आपके पास, लैम्डा होगी, और लिस्ट क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन जो है ये, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज गामा रेज, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी जो है क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है जी, चलिए 10 तक क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना आप पढ़ते रहें और ध्यान रखें। ठीक है, ध्यान तो क्या रखना, ध्यान तो घर वाले रख ही रहे हैं, आप पढ़ लो, है ना। ठीक है।